दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो हमने आपका जो साइंस का चैप्टर में आपको प्रोवाइड कर रहा था, उसी के संदर्भ में मैं आज पाठ 2 जो आपका सजीव जगत था, आज मैं उसी को फिनिश करने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। जैसा कि जो भी लेक्चर प्रीवियस में आपके सामने गया है, आपने उसे देखा और आपकी भैया प्रतिक्रिया जो हमें मिली, हमें एकदम ऊर्जावान जो है बनाती है कि नहीं, आप बच्चों के साथ अनवरत लगे रहें। मैंने हमेशा कहा है कि आप जो है, मैं अनवरत आपके साथ रहने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे रहूँगा भी, ठीक ना। तो चलिए, आज मैं उसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आपके सामने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। भैया, यहाँ जो स्क्रीनशॉट अभी मैं लगाऊंगा उसमें वन लाइनर आपके जो भी पाठ 2 से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, मैं उसी के संदर्भ में मैं आज उसी को डिफाइन करते हुए चलूंगा और यह आज मेरा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2 का, ठीक ना। और हाँ, एक बात आप पूछ रहे थे कि सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो भैया मैं साहित्य प्रकाशन की बुक से पढ़ा रहा हूँ। बाकी अदरवाइज आपकी जो भी इच्छा कर रही है बुक लेने के लिए ले लीजिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, ठीक ठीक ना। आपकी जो इच्छा करे वो आप बुक ले लीजिए। बात ऐसी होती है कि एग्ज़ाम में सिर्फ साहित्य से नहीं आता है, जबकि जो उसका सिलेबस होता है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देता है और मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहे वो साहित्य प्रकाशन की बुक हो, चाहे ठाकुर प्रकाशन की बुक हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। आप किसी भी बुक से कहेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी आप कहेंगे कोशिश करूँगा कि उसी से मैं आपको पढ़ा दूँगा। लेकिन खैर, जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरी कोशिश यही है कि मैं साहित्य से ही आपको पढ़ाते हुए चलूँगा, क्योंकि साहित्य की बुक मेरे पास अवेलेबल है और अगर आप कहेंगे तो भाई दूसरी बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा भी धर्म है कि आपका जो भी कमेंट आए उसका भी रिप्लाई देना और आपको संतुष्ट करना शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो अब यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट लग चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपके सामने नज़र आ रहा होगा भैया कि पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। दोस्त, एक चीज़ आप समझिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि जो है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। कुछ न कुछ उनके तना वगैरह निकलते रहते हैं पूरे जीवन पर्यंत। लेकिन जो जंतु होते हैं, जैसे जंतु जब अपने एकदम परफेक्ट अवस्था में होता है तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं उसकी कोई और उंगलियां निकल जाएं, कहीं उसके जो है इधर से हाथ निकल जाएं, इधर से पैर निकल जाएं, नहीं। उसकी जो भी प्रक्रिया होती है वह एक निश्चित आयु तक सब कुछ परिपूर्ण हो जाती है। वहीं पेड़ पौधों में अनवरत जीवन पर्यंत वृद्धि चलती रहती है, टहनियाँ वगैरह निकलती रहती हैं। उम्मीद है कि समझ गए। फिर अगला दूसरा नंबर आपके सामने नजर आ रहा होगा कि सामान्यतः पेड़ पौधों में नई शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल का निर्माण होता है, जबकि जंतुओं में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। यही चीज इसमें भी कही गई है। आपके सामने दिख रहा है कि पेड़ पौधों में नई शाखा मीन्स टहनी जो होती है, पत्तियां और फूलों इत्यादि फलों का निर्माण जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब भी उसका वक्त आता है तो वो आपको फूल देगा। आप जब फूल वाले पौधे देखे होंगे, वो अनवरत पर डे आपको फूल देता है। वहीं अगर हम बात करें मनुष्यों का, तो जीव जंतुओं का, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जंतु इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जंतुओं में किसी नए अंग का निर्माण कभी नहीं होता है, ठीक ना। जो अंग का निर्माण एक बार हो गया वही अंग जीवन पर्यंत चलता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा इधर कान निकला है तो कल यहाँ से निकल आएगा, नहीं। उसका भी एक सीमा है। अगर एक बार निकला है तो वही रहेगा, दोबारा चेंज परिवर्तन कुछ नहीं होता है, ठीक ना। फिर अगला तीसरा नंबर आपके सामने, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया था भैया कि स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं। वही चीज़ यहाँ जो है वन लाइनर के तौर पर लिखी गई है कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इन्हें हम हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें हम परपोषी कहते हैं, ठीक ना। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन भैया वो स्वयं बनाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। परपोषी जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक ना।
जो स्वपोषी होते हैं, स्व मीन्स स्वयं, पर मीन्स दूसरे पर, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो मनुष्य जैसे जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे वस्तुओं जैसे पेड़ हुआ, पौधा हुआ, दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। ठीक ना, तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए। अगला आपके सामने लिखा गया है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है। अब इससे आसान तो हमें तो नहीं लगता कुछ हो सकता है, क्योंकि आप उतने पढ़ लिख कर आए हैं, और अगर इसे आपको बताया जाए कि आप ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यह चीज़ सबको पता है, और आपको भी पता है कि जो है श्वसन के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वह अपने जो है पेड़ पौधे जो होते हैं वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम सब ग्रहण करते हैं। ठीक ना, अगला क्या है कि पौधे में श्वसन क्रिया हेतु विशिष्ट अंग नहीं होता, जबकि जंतुओं में विशिष्ट अंग हेतु जो है श्वसन हेतु गलफड़े और फेफड़ा वगैरह, गिल्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पेड़ पौधा होगा, का पेड़ पौधे को जो है फेफड़ा वगैरह पाया जाता है, गिल्स वगैरह पाया जाता है, गलफड़े पाए जाते हैं? अरे कुछ नहीं पाए जाते हैं। अगर हम वही बात करें मनुष्यों की, तो मनुष्य में गलफड़े फेफड़ा पाया जाता है, और अगर मछलियों की बात करें तो भैया वो जलीय जंतु होते हैं, इसलिए उनमें गलफड़े पाए जाते हैं। उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैंने चैप्टर के दौरान आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाई हैं। ये मैं वन लाइनर के तौर पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सारे चैप्टर का निचोड़ है। ठीक ना, आप इसे तैयार करिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट अगले लेक्चर में वहीं आपको समझा दूंगा। ठीक ना, अगला क्या है भैया, पौधे और जंतु दोनों बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक ना, फिर आगे क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराई है, आप समझते हुए चलेंगे। जहाँ भी आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होगी आप बताइएगा। अगला क्या है कि जंतु में उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो भैया ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां देखिए, जैसे हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हमारा कान हुआ, नाक हुआ, त्वचा हुआ, आँख हुआ, ये सब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जिससे हमें चेतना जागृत होती है। अभी हमारे स्किन में कोई कुछ होता है तो हमें पता चल जाता है। ठीक ना, का पेड़ पौधे में होता है, पेड़ पौधों में जो होता है ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। ऐसा नहीं कि उन्हें हम जब काटते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता है, लेकिन वह हमें आपसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जंतुओं में उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, जबकि पौधों में ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। अगला क्या है कि जंतु या तो अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। भैया यह सही है, कुछ जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, और अगर वहीं हम कुछ जंतु की बात करें जो हमेशा बच्चे देते हैं। ठीक ना, ये भी आप जानते होंगे, इसे भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चिड़िया वगैरह होती हैं, वो भी जंतु के तहत आते हैं, वो अंडे देती हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे हमारी गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब बच्चे देते हैं। ठीक ना, अगला क्या है, अगला पौधों में सामान्यतः प्रजनन बीजों द्वारा होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। अगला क्या है, प्रत्येक जीवधारी की शारीरिक रचना उसके अपने विशेष परिवेश वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित बनाती है। ठीक है ना, जैसे अगर इसकी बात करें हम, तो जैसे यहाँ कहा गया है आपसे कि प्रत्येक जीवधारी की शारीरिक संरचना जो होती है वह अपने विशेष परिवेश में वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित बनाती है। जैसे अगर हम अभी चले जाएं जम्मू कश्मीर में, जैसे जो बहुत ठंडा स्थान हो, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमें पहले कुछ दिन उसके इन्वायरमेंट के तहत हमें अडॉप्ट करना होगा। हमें जैसे ठंडे प्रदेश में अगर वहाँ के लोग यहाँ आ जाएं तो उनको यहाँ रहने में थोड़ी सी परेशानी होगी, और अगर हम लोग उधर चले जाएं दार्जिलिंग वगैरह में, तो वहाँ थोड़ा सा ठंडा स्थान पाया जाता है, वहाँ हमें दिक्कत होगी। तो ये वही कह रहे हैं कि उनके जो है विशेष परिवेश में वास स्थान के लिए हमें अनुकूलन करना होगा, अपने आप को अडॉप्ट करना होगा। ठीक ना, अगला क्या है, अगला है जल में तैरने वाले जंतुओं का शरीर प्रायः धारा रेखित होता है। जो मछलियाँ होती हैं उनमें तैरने के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे हम लोग भी तैरते हैं, तो अरे हम लोगों में कोई ऐसा अंग नहीं पाया जाता है जो पर्सनल तैरने के लिए ही होता है। ठीक ना,
आगे क्या है, आगे उभयचर का शरीर, हाँ, उभयचर का शरीर जल और स्थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूल होता है। उभयचर क्या होते हैं? उभयचर वो होते हैं जो जलों में पाए जाएं और जो है जल और स्थल दोनों में पाए जाएं। उनका शरीर जो होता है, अगर वो जल में जाते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और अगर वो थल पर मीन्स हमारे पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर जैसे उन्हें रहना होता है वो उसके अनुसार अपना एडॉप्टेशन कर लेते हैं। ठीक ना। अगला क्या है, जलीय पौधे हल्के होते हैं। अब थोड़ा सा आप बताएं कि जलीय पौधा ये कह रहे हैं हल्के होते हैं क्योंकि इनके अंदर वायु कोष्ठ होती है। जो जलीय पौधा होता है जैसे जलकुंभी वगैरह होती है, वह आपने देखा होगा कि जो है जो पानी होता है उसकी सतह पर हमेशा तैरती रहती है, लेकिन अगर वहीं हम जो है थोड़ा सा लोहा डाल दें तो तुरंत वह डूब जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जलकुंभी होती है, जैसे जलकुंभी अगर हमने बनाया तो इन सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा वायुकोष्ठ होता है जिसके जो उसमें हवा भरी होती है। ठीक ना। अभी आप थोड़ा सा अगर आप नदी वगैरह में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि लोग ट्यूब को लेकर तैरते हैं, तो ट्यूब में हवा भरी होती है, हवा हल्की होती है और वह हमेशा जो है पानी की सतह पर तैरती रहती है। तो कहने का इनका सेंस ये है कि जलीय पौधे हल्के होते हैं और इनके अंदर वायुकोष्ठ होता है, वही चीज़ मैंने आपको बताया। ठीक ना। अगला क्या है, जलीय पौधे की पत्तियां प्रायः जल की सतह पर स्थित होती हैं। हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो जलीय पौधा होता है, आपने जलकुंभी वगैरह को देखा होगा, एक छोटा छोटा सा खरपतवार होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अब नहीं याद आ रहा है, खैर बताएंगे इसको, आप अगले लेक्चर में देख लेंगे थोड़ा सा, तब आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। होता इसमें यह है कि जो जलीय पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियां होती हैं वह सतह पर लगी रहती हैं। आपने जो है शैवाल वगैरह देखा होगा, अगर उनकी हम बात करें तो उनकी पत्तियां उसके ऊपर सतह पर हमेशा स्थिर रहती हैं, ऐसा नहीं कि वो खराब होती, नहीं, वो उसी सतह पर हमेशा पड़ी रहती हैं। उनका जो है कह रहे हैं कि जलीय पौधे की पत्तियां प्रायः जल की सतह पर स्थित होती हैं। ठीक ना। अगला क्या है, पानी में बीज डालने पानी में डालने पर जो बीज ऊपर आ जाते हैं वो खराब होते हैं। आपने जो है आप जब घर पे रहते होंगे तो आपके यहाँ जब कुछ होता होगा तो कुछ बीज होते हैं उन्हें हम भिगोते हैं। ठीक ना। और जो बीज सीड्स वगैरह होता है, अगर वह पानी के ऊपर तैरने लगता है, पानी में तैरने लगता है तो वह खराब माना जाता है। यही सबसे बड़ी जो है देखने का नज़रिया होता है। लोग देखते हैं कि बीज खराब है कि नहीं है, अगर आपने पानी में डाला, आप जो है पानी में डाला और वह अगर तैरने लगा तो वह खराब हो जाता है। ठीक ना। अगला क्या है, बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित ताप की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम बीज को खेत में बो देते हैं, जब आपने अभी थोड़ा सा आप विचार करें, आप अब गेहूं का समय आ रहा है, अगर हम गेहूं की जगह भैया धान को बो दें तो क्या हमारा धान होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग जो हमें ताप की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है और सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वह हमें जो है गेहूं के समय में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कह रहा है कि बीजों के अंकुरण के लिए जो है उचित ताप, पानी तथा वायु की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना। जब धान का समय होता है तो बारिश होती है और धान को हमेशा पानी की ज़रूरत होती है, और अगर वहीं हम गेहूं में हमेशा पानी दिए रहें तो हमारा गेहूं वो जंबे नहीं करेगा, अंकुरित नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा। और धान को हम पूरे जब जितना भी होता है, अगर हम उसमें अनवरत पानी दिए रहें तो धान हमारा खराब नहीं होता है। तो कहने का सेंस, उन्हें उचित ताप और पानी और जो है वायु की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। जो है कंडीशन 2 जो होती है उसका इन्वायरमेंट। ठीक ना। अगला क्या है, लास्ट में अगर हम बात करें आपसे कि भिन्न भिन्न पौधों को उगने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा जलवायु की आवश्यकता होती है। वही चीज़ ऊपर अभी हमने कहा कि जो भी पौधे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें आपसे, आपके यहाँ बजरा वगैरह बोया जाता होगा, अगर जो है गर्मी का अलग होता है, जो है जो ठंडी में बोया जाता है, सॉरी ठंड में नहीं, बरसात में बोया जाता है, वो अलग होता है।
ठीक ना? तो वही कह रहा है कि भिन्न-भिन्न पौधे के उगने के लिए भिन्न-भिन्न परिस्थितियों तथा जलवायु की आवश्यकता होती है। धान, गेहूँ का उदाहरण मैंने आपको अभी समझाया। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं दिक्कत है तो भैया कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं, लेकिन मुझे यह उम्मीद है आपसे कि आप समझ गए होंगे। फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि और अच्छे से अच्छे मैटर को आपके सामने प्रोवाइड किया जाए, बट अगर दिक्कत है तो आप बताइएगा। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं आपको समझाने का प्रयास फिर से करूंगा, ठीक ना? अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि अनवरत मैं सारे सिलेबस को कवर यहाँ से करूँगा और आप अनवरत हमेशा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।